की दूसरी कथा कल्प भेद से कहीं जुड़ा ही नहीं है, क्यों भयो और कहाँ भयो और कैसे नहीं भयो। कहीं एक बड़ी मच्छी आ गई और वो सब कुछ जो है सो लेके चल दी नहीं, और कहीं जो है एक नासिका में सु इतने से एक इतने तत्व में सु एक कहीं आने वालो तत्व, और जने आकाश को छू लियो इतना बड़ा वराह बन के खड़े हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आवे, एक कथा दूसरी कथा से जुड़े नहीं है, कथा के मीनिंग समझ में आवे नहीं है, क्रीड़ा के कोई पासा, सारे के सारे बेतरतीब बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट पेंटिंग की तरह अपने सामने लगे रहें और अपन अपनी बुद्धि के फांफा मारते रहें। अपन अपनी बुद्धि को, ये फांफा शब्द भी मेरे को बहुत अच्छा लगे तुम्हारा, तो बुद्धि के फांफा मारते रहें, कछु ही नहीं मीनिंग निकले करके। वो लेखिका कह रही है मॉडर्न पेंटिंग के स्थिति में कि जा वक्त इतनी घोर जो है ऐसा बेतरतीब वातावरण, बिना तात्पर्य को, बिना अर्थ को, बिना कोई दृश्य को, कोई जब कोई एक सामने एक तथ्य सर्जित हो जाए, वह तथ्य को जब नहीं समझ पाते हो तो वह वक्त अपन को अपने अंदर ये साहस होना चाहिए कि नहीं, ये कुछ क्रिएट किया गया है करके, या क्रिएशन में कहीं कोई मीनिंग भी होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। पर बात पते की वो है कि वो वाको जो वाकी जो मीनिंग है, वो मीनिंग अपन को अपने अंदर खोज लेने हैं। वो अंदर खोजने की क्षमता, वाकी ऊर्जा और वाको साहस अपने अंदर होना चाहिए। या दृष्टि से जब अपन समझेंगे न, तो हर वार्ता को एक गणित की तरह मीनिंग नहीं निकलियो करे। हर वार्ता एक डिफरेंट कैनवास है, क्योंकि वाको रचने वालों, वाको जो पात्र है, वाको कैरेक्टर एक अलग है। या लिए हर वार्ता को अपन एक ढंग से एनालिसिस करके नहीं समझ सकें, ये पहला रूल है याको पहला रूल है। और जब कोई वार्ता बहुत साधारण सी लगती होए, जब कोई वार्ता नहीं समझ में आती होए, जब कोई बात पकड़ में नहीं आती होए, कृष्णदास मेघन को पढ़ रहे हैं अपन, बीच में एक बात आ गई कि रामचंद्र जी ने सबन को स्वर्ग क्यों भेज दियो। अब ये बेतुकी बात अगर नहीं समझ में आती होए, या पेंटिंग के या एब्स्ट्रैक्शन की अगर मीनिंग नहीं समझ में आते हो कि ये याकू सीधो लगावें रामचंद्र जी के प्रश्न को, या यूँ याकू जो है हॉराइजॉन्टल लगा दें, वर्टिकल लगा दें, या कुछ डायगोनल लगावें और टेढ़ो लगावें, कैसे लगावें, नहीं समझ में आएगा। या लिए हर चीज़ को समझने के लिए हमको वो कैनवास को समझने के लिए जो एक हमारी आंतर क्षमता है, उनको कहीं जागृत करना पड़ेगा। अगर हमारे वो क्षमताएं नहीं जग पा रही हैं, तो कोई सुनहरे सपने दिखाने वाले कोई कलाकार के संग बैठ के हमको सुनहरे सपने सजानो सीखना चाहिए कि सुनहरे सपने कैसे सजाए जाए। ख्याल आया कि नहीं? एक बहुत पहले मैंने बम्बई के फिल्म जगत की गीतकारन के कंपटीशन में अपना एक गीत भेजो तो, मधु मांग न मेरे मधुर मीत, मधु के दिन मेरे गए बीत। और ये मेरा फर्स्ट 3 एंट्री में सेकंड एंट्री पे आया तो मेरा ये और मुझको गीतकार होने के ऑफर्स मिले थे वहाँ लिरिसिस्ट के लिए। वहाँ में एक पंक्ति में मैंने बीच में लिखी तो कि उस मधुबन के कुशल चितेरे, उस मधुबन के कुशल चितेरे सजा रहे थे सपने मेरे। तो कोई मधुबन को कुशल चितेरो जो होए, चित्रित करने वाला, वो तुमको खोज लेना चाहिए। ऐसे कुशल चितेरे के पास बैठ के तुमको अपने सुनहरे सपने सजाना सीखना चाहिए। ये कला की भाषा है, ये काव्य की भाषा है, ये अलौकिक भाषा है, ये अलौकिक घटना चक्र है। ये तुम्हारी लौकिक बुद्धि की 2 और 2 4 के गणित जो तुम सीखे हो, ये बैलेंस शीट नहीं है कि जाकी एंट्रीज को तुम एक्सप्लॉइट करने के बहुत आदी हो। तुम्हारे रक्त में है कि बैलेंस शीट की एंट्रीज कैसे मैनिपुलेट करनी,
ये बैलेंस शीट की एंट्री नहीं है। ये वाह अनंत कोटि ब्रह्मांड के चित्रकार की तुलिकासु निकले भय, ये रंगन की कहीं कोई लहरें हैं जो पूरे कैनवास पे पड़ी भई हैं। इन रंगन के लहरन की, इनके जो शेड्स हैं, इनके वॉल्यूम्स हैं, इनकी थिकनेस है, इनकी थिननेस है, इनकी जो भी परिस्थिति है, जा तरीके से ये घूम रही हैं तुलिका के संग, इन सब बातों को समझने को मादा अपने अंदर चाहिए। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी, वार्ताएं समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा धीरज रखियो, मैं वार्ता पे नहीं आ रहा हूं, पर वार्ता की बहुत बड़ी बैकग्राउंड है ये। जब तक यह तुलिका के मूवमेंट्स नहीं समझ में आएंगे कि कहाँ से ये घूम गई, कहाँ ये तुलिका को स्ट्रोक चलोगे और कहाँ पैलेट से लेकर के, कहाँ वाने पैलेट नाइफ को लेकर के घुमा दियो यो, वह दोनों में, वो तुलिका के स्ट्रोक में और वह पैलेट नाइफ के जो है सो मूवमेंट में, वह के कर्व में क्या फ़र्क आ गया। कहाँ कलर की थिकनेस आ गई, वो थिकनेस क्या सेंसिटिविटी को जगह दे रही है, क्या तरह की तरंगित कर दे रही है जो आंतर जगत को। कहाँ वह की थिननेस है जो तुम अपनी आंखन पे जाके कहीं रुक जा रही है, अटक जा रही है। पेंटिंग को समझने की पूरी वोकेबुलरी है, जाकि ट्रेनिंग अगर अपन यहाँ बैठे हैं तो 2-4 सैटरडे संडे अपने निकलें, उनके शब्दन की मीनिंग समझाऊं कि देखो जैसे वॉल्यूम है, अब संगीत में वॉल्यूम को मतलब है कि आवाज़ बढ़ा देना या कम कर देना। पेंटिंग में वॉल्यूम आवाज़ बढ़ा, क्योंकि पेंटिंग आवाज़ नहीं है, पेंटिंग तो रंगन को खेल है। तो जहाँ थिकनेस आ जाए, जहाँ पेंट थिकनेस, जहाँ बाकी वो गाढ़ो हो जाए, जहाँ अपने को दिखता हो कि यहाँ पेंट लगे हुए दिख रहे, वो वाको वॉल्यूम है। कहीं थिन वॉल्यूम है, कहीं थिक वॉल्यूम है, और वो थिक और थिननेस वाकी फीलिंग्स के साथ चले, वाके क्या मीनिंग्स आ रहे हैं, कौन सी जगह जाके वाको थिकनेस आ गई या मीनिंग बदल गया, कहाँ थिननेस आई, कहाँ क्या आ रहे हैं, वाकी लाइंस कैसी ड्रॉ हो रही हैं, वो लाइंस कहाँ जा रही हैं। जिसे पेंटिंग को समझना अपने आप में एक पढ़ाई का विषय है, ऐसे ही हर भक्त के कैनवास को पढ़ना भी एक पढ़ाई का विषय है। करके अपने यहाँ एक नियम बनाया बड़े ने कि वार्ता की 2 पंक्ति, एक प्रसंग भी 5 वगैरह अपन को सोनो नहीं चाहिए, क्योंकि हर रोज की अगर ये हमको आदत पड़ी रहेगी तो हमको पहचान भी बनी रहेगी इन पेंटिंग्स को समझने की, नहीं तो हम इन कैनवासेस को भूल जाएंगे। क्योंकि एक कैनवास में कोई में 10 एंगल हैं, कोई में 2 एंगल हैं, कोई में 8 एंगल हैं, ऐसे डिफरेंट वाके वाह पेंटिंग में, एक कैनवास में देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ पेंटिंग्स विद इन द पेंटिंग। उनकी बात को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल विदेश में कला में विधाएं, उनमें मूवमेंट शुरू भये, तो एक मूवमेंट आया क्यूबिज्म को। वो क्यूबिज्म में क्या था, चौरस खाने ही खाने रहते थे सब, उन खाने में डिफरेंट, जैसे पिकासो की कोई प्रसिद्ध कलाकृति देखी हो तो कोई एक कोने में, चौरस कोने में वाको सींग है, एक चौरस कोने में एक आंख है, दूसरे इधर के चौरस कोने में कहीं वाको एक टांग दिखा दीनी, ऐसे एक बहुत ही बेतरतीब। अब पिकासो जो है अर्बन में वाकी पेंटिंग आज की तारीख में बिक रही है। रेस्ट एश्योर कुछ बहुत अति धनाढ्य व्यक्ति होवें कि जिनको अपने आप को आर्ट को विशेषज्ञ बताने को शौक हो, ऐसे लोग बिना समझे भी आर्ट खरीद सकें, लेकिन सारे के सारे आर्ट बसाने वाले लोग ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं। बहुत समझदार लोग होवें, उनके बहुत मीनिंग होवें। तो जैसे क्यूबिज्म में एक कैनवास में कई तरह की मीनिंग है, एक आंख वहाँ धर दीनी, एक नाक यहाँ रख दीनी, नाक के 2 नथुना, होठ यहाँ रख दिए, ऐसी सब चीज़ें। तो इन सारी चीज़न के फिर कहीं एग्रीगेट उनको मिला के एक मीनिंग निकाले जाएं। ऐसे ही वार्ता को हर कैनवास कोई 4 खाने में बट्यो भयो, कोई 8 खाने में बट्यो भयो। जैसे अपन ने प्रारंभ में देखियो श्री दामोदर दास हरसानी को कैनवास 10विध संपूर्णता में बट्यो भयो कैनवास है, बाकी 10 प्रसंग हैं। मैंने कही थी कि हर जगह संख्या को मीनिंग निकालने की बहुत क्रेज नहीं भी होनी चाहिए, पर हर जगह वह संख्या को नहीं सोचना, ऐसी विस्मृति भी नहीं होनी चाहिए। तो
तो उनकी संख्या के मीनिंग पे भी अपना ध्यान जानो चाहिए। भगवान स्वयं क्रीड़ा करने वाले दशविध लीला कर रहे हैं, उन दशविध लीला के वाकई पूर्णता को बताने वाले वो 10 के 10 प्रसंग हैं। यदि कृष्णदास मेघन में ढूंढे हम तो उनमें 8 प्रसंग अपन को मिल रहे हैं। तुम देखो उन 8 प्रसंगन को देखें, लास्ट में फाइनली वहाँ कहीं मुझको बहुत ख्याल नहीं है, लेकिन तुम देखियो, तुम लोग जो रोज़ पढ़ो उन लोगन के, वहाँ में कहीं एक जगह जाके कृष्णदास मेघन को जो है ऐश्वर्य को रूप बताया गया है। और एग्जैक्टली 8 संख्या जो है वो अष्ट संख्या, अष्टन शब्द जो है वाकई अगर संस्कृत के डिक्शनरी में अपन देखें बृहद कोश में तो वाकई 10 मीनिंग हैं, और 10 मीनिंग में वाकई 10वां मीनिंग जो है वो ऐश्वर्य है। 8 संख्या को मतलब ऐश्वर्य निकले, 8 अष्ट इज इक्वल टू ऐश्वर्य करके यदि कृष्णदास मेघन में अपन ऐश्वर्य की कोई कड़ी देखते हों, यदि ऐश्वर्य की कुछ छटाएं देखते हों तो आपत्ति क्या हो सके? कहीं आपत्ति नहीं हो सके। और यदि ये ऐश्वर्य नहीं हो तो एक कल्पना करो, बादल फटने के कारण जो लैंडस्लाइड भाई पूरा हाहाकार जो है सो प्रलय मचा दियो उत्तराखंड में, ऐसी कोई लैंडस्लाइड होती भाई शिला को, चट्टान को अटका देनो, ये मानवेतर सामर्थ्य को कोई कार्य है, ये साधारण कार्य नहीं है। ऐसा कुछ कार्य अपन को श्री कृष्णदास मेघन करके दिखा रहे हैं कि हाथी भाई चट्टान को, शिला को रोक दिया। वो लैंडस्लाइड थी वाकू, अगर आधुनिक भाषा में क्या अंग्रेजी में तो बहुत सीधो सीधो समझ में आवे, इट वॉज नथिंग बट लैंडस्लाइड। वह लैंडस्लाइड को अटका सकने का सामर्थ्य श्री कृष्णदास मेघन का तो जहाँ बखत 3 दिन बाहर खड़े रहे और एक बड़े नाटकीय रूप से आश्चर्य से श्री महाप्रभु जानते हुए पूछ रहे, अरे तू यहीं खड़े हो कि महाराज आपको छोड़ के जातो भी कहाँ है, कहाँ चलो जातो? दुनिया को छोड़ के तो तुम्हारे पास आया, अब तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? ऐसे पूरे घटना चक्र को, इन क्यूबिज्म्स को, इन क्यूब्स को पूरे रिलेट करके जब अपन देखेंगे तो पूरी कैनवास पे एक पेंटिंग उभरती भाई अपन को दिखाई देगी कि कैसे उभर रही है। ख्याल आया कि नहीं? तो ये बात को समझने को प्रयास करो कि हर भक्त जो है अपनी एक विलक्षणता, विशिष्टता लिए भाई है करके वार्ता समझाने की कोई एक कुंजी नहीं है, कोई एक चाबी नहीं है कि चाबी लगा दी नहीं। तुम्हारे जैसे आजकल रिमोट से गाड़ियाँ खुले, वो बीप बीप भाई और गाड़ी खुल गई और बीप बीप भाई और गाड़ी बंद हो गई। दैट्स नॉट द वे कि अपन वार्ता को समझ सकें। हर वार्ता को अपना एक मिजाज है, हर वार्ता को एक मूड है, हर वार्ता को एक जीवंत स्वरूप है। नॉट नेसेसरी कि कोई वार्ता में अपन ने प्रवेश कियो, कोई भक्त के भवन में अपन घुसे और जाकर के अपन को बहुत सारी बखत में को यहाँ ये अनुभूति हो में मनुष्य अपनी सुविधा से यहाँ आ चढ़े और मेरे पास समाचार भेज दे कि भाई गुरुजी क्या है एમને लाओ, કેમ કે અમે આવ્યા છીએ અને અમે નવી ગાડી લઈને આવ્યા છીએ એટલે હવે ગુરુજીની ફરજ છે, डोंट रिलेट इट। या लिया गुरुजी को कर्तव्य कि वो आके हमारे गाड़ी को स्टीयरिंग को शुभ उद्घाटन करें। अरे यार, अगर गुरुजी को यही करने हो तो कोई शोरूम में जाके नौकरी नहीं करते कि हर एक को गाड़ी निकाल के बाहर के ले भैया शोरूम में से निकाल के बाहर खरीदी नहीं चले जाओ। अरे विचार तो करो, तुम्हारे वाके पीछे कोई भी सद्भाव होए, लेकिन उन सद्भावन को तुम कहाँ रिलेट कर रहे हो? दुनिया बदल गई है, देश काल बदल गए हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि रस्सी जल गई है, लेकिन देवकी नंदन के जीवन के काल में ये जली भई रस्सी के जो बल पड़े भये ना वो नहीं खुलेंगे। ये देवकी नंदन ये खुमारी सुई जीतते भयो और ये खुमारी सुई जाएगो, ये खुमारी देवकी नंदन की नहीं जाएगी। मैं श्री महाप्रभु को बेटा हूँ और दादाजी को आत्मज हूँ, ये समझ के मुझको ट्रीट कियो करो। जहाँ बखत आके खड़े हो गए यहाँ, वहाँ बखत मैं अवेलेबल हो जाऊँ, ऐसी भ्रमणा लेके आयो मत करो। कहनो मैं ये चाह रहे हूँ, उदाहरण में मेरा नहीं दे रहे हूँ, मैं तो उनके
चरण रज की कृपा पे अवलंबित हूं इन 84 इनके पे, तुम्हारी तरह। परंतु इन 84 इनके भवन के, इन भिन्न भिन्न महान महानुभावन के घर में जब अपन इनके भवन में जा घुसे, अपन कैसे अपेक्षा रख रहे हैं कि ये अपनी अपन को अटेंड करने के लिए तुरंत उतर के आवे? हाउ डेयर वी डू इट? ये क्यों अपन को अहम है? ऐसा अहंकार क्यों? क्यों ऐसा घमंड कि जब जाके अपन एंटर होए, जब उनको उनके पास, तब वो अपने को अपन को दर्शन देने चले आवे? देयरफॉर हो सके कि एक वार्ता को अपन 4 बार पढ़ने के बावजूद न पढ़ समझ पावे, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो क्योंकि ये जीवंत विस्फुरंतम, ये सब धड़कते भय जीवंत कथानक है। ये प्रत्येक वार्ता एक भवन है, एक अलौकिक भवन है। देखो, बहुत करके या के बाद के पद में वार्ता में को बहुत स्मरण नहीं आ रहे है, पर इनकी अपने संभल वाले, इनकी दामोदर दास संभल वाले इनकी वार्ता में एक बाखर शब्द आवे। देखो कहीं खोज के निकालो बाखर शब्द, तुम एक जनो निकालो और जने मेरी सब बात सुनते रहो। वो बाखर शब्द को मतलब क्या होवे? बहुत से ब्रजभाषा के शब्द ऐसे आवे कि जो अपने समझ, जैसे डाकोतिया, प्राय लोगन के समझ में नहीं आवे कि डाकोतिया कौन कूक है। ख्याल आयो कि नहीं? डाक शब्द सु डाकोतिया बने हुए। डाक शब्द जो है ना, वो दान के अर्थ में आवे। जो लोग धन की अपेक्षा करके, जहाँ तुम भावलावेड़ा वाले जो महिला वर्ग हो ना, ये दोपहर को जो ब्राह्मणन के नाम पे और वृज के नाम पे डोलते रहे ना कि सत्संग करो, सत्संग कराओ, और तुम फिर माथो हिला हिला के सत्संग करो, तुम कहा हा कैसो जो है सो न जाने रस सागर में हिलोर ले लियो। ऐसे जो लोग घूमते रहे ना, उनको डाकोतिया कहे। करके जब कोई डाकोतिया आयो न, तब उनने पूछी कि या कि बेटा होगो को क्या होएगो, या कि गर्भ है, बताओ तुम। देखो वहाँ शब्द डाकोतिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द नहीं ख्याल में आवे। बाखर शब्द जो है ना, वो बखरी के बाखर शब्द को मतलब है भवन। वहाँ बाखर में ये, हाँ देखो अब याद आया, वो संभल वाले इनके में ही है। वहाँ में लास्ट में वहाँ जहाँ वो पूछें कि तो या के बच्चा भयो कि नहीं, वो वहाँ प्रसंग को निकालो। देखो आठवां के 9वां प्रसंग है, 8वां है शायद। नहीं वहाँ के बाद, हाँ वासु पहले देखो। हाँ डाकोतिया तो मिल गया, वो बाखर शब्द को निकालो। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। देखो ये ता पाछे केतेक दिन में वह बाखरी में एक डाकोतिया आयो। ये बाखर शब्द जो है ना, वो बड़े घर को या मोहल्ला को नाम है। अपने यहाँ गुजरात के गाँव में खांचा और ये होते ना कि एक फली में, एक खांचा में 5-7-8 घरों में, 2-4 घरों में, वो बाखर वाकू कहो जाए। वह बाखर में जब वो डाकोतिया आयो ना, तब वासु पूछी सब महिलान ने कि कौन के क्या होएगो क्या नहीं होएगो। तभी तो उनकी संग रहे बैठवे उठवे बैठवे वाली ने कही ना कि ले तू भी पूछ ले। ये पूरा का पूरा या को चित्रण अपन को समझ में आवे तब ख्याल आवे। तो ये प्रत्येक भक्त को बाखर है, ये प्रत्येक भक्त को भवन है। ये धड़क तो भवन, वो शब्द मैं वहाँ में ही दिखा रहे हूँ, अपने मन से नहीं कह रहे हूँ। वो बाखर है, वो भवन है। पुराने जमाने में गाँवन में प्रायः कच्चे घर होते, जो ईंट पत्थर को बने हुए हो, चूना को बने हुए जो घर होते ना, वह को बाखर कहते बड़ो। तो ये सब इन भिन्न भिन्न भक्तन के ये महल हैं। इन भवनन में अपन प्रवेश करके इनके चरण रज को जो है अपन सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, करके अपने बड़े ने ये नियम बनाया कि प्रतिदिन तुम वार्ता को अनुसंधान रखो। हाँ जरूर नहीं, क्यों मिल जाए, क्यों मिले वो? ये जरूरी है कि तुम आके खड़े हो जाओ तो वो मिले ही मिले। ये तो तुम्हारी ड्यूटी हो गई। मेरी ड्यूटी यही बन जाए कभी कभी, चाहिए जब आके चढ़ जाए, यहाँ आ जाए। अरे भाई
कैसे तुमने कैसे मान लियो कि तुम जब आके खड़े हो जाओगे तब मैं भले मैं खाली बैठे हूँ, भले ही मैं खाली बैठे हूँ पर नहीं मिलना मेरे। वो भक्त भले ही सावकाश होंगे पर जरूरी है कि वो सावकाश है लिए मिलने तुमको, नॉट नेसेसरी। कौन की बपोती है? ये कोई बपोती है? अपन धर के भूल गए कछु। हमारे ब्रज में कहेंगे लाला कछु धर के भूल गो का, कछु धर के भूल गए क्या अपन? नॉट नेसेसरी। आज यही घटना भाई, आज ऐसी एक घटना में खाली बैठे तो, इनफैक्ट मैं एक मूवी देख रहे हो तो मैंने कि नहीं धनजी भाई कहने आए, मैंने कि धनजी भाई कह दो मैं व्यस्त हूँ। मूवी देखना व्यस्तता नहीं है क्या? से मैं मनोरंजन दे रहे हूं, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड ए फ्यू एंटरटेनिंग मोमेंट्स टू माई ओन सेल्फ, दैट इज द मोस्ट बिजी मोमेंट। सबसे खूबसूरत क्षण है वो, क्योंकि मैं अपने आप को एंटरटेन करना चाह रहे हूं। मेरे रिक्रिएशन में मैं व्यस्त हूं, वो मेरे लिए सबसे बिजी मोमेंट्स है। वहां में से मैं कैसे पार्ट कर दूं? तुम वहां में से भाग मांगने आ गए, व्हाई शुड आई पार्ट? तो जो अपने ऐसी क्रीड़ा के क्षरण में यदि वो भक्त व्यस्त हैं अपने स्वामी के संग, क्या जरूरी है कि वो तुमको एंटरटेन करे, तुमको मिले? मेरी बात को समझने को प्रयास करिए। वो एंटरटेन शब्द मैंने अपने रिलेशन में नहीं यूज किया, वहां किया है, क्योंकि वो रिक्रिएशन है, वो क्रीड़ा में, वास्तव में वो क्रीड़ा हो रही है। तो अपने स्वामी के संग क्रीड़ा में वो व्यस्त हैं, क्योंकि वो सब कुछ परमानंद रूप है। और यालिए वो भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, वो तो सार्वकालिक है। या बात को युगल गीत के सुबोधिनी में श्री महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट बताई है, बहुत स्पष्ट बताई है बात। तुम कहो तो मैं लाके पंक्ति बताऊं वो, और बहुत करके ये इनके, अब देखो मेघन की वार्ता को फिर थोड़ा सा प्रसंग को अब आगे बढ़ावे अपन। तो इनके भवन में जाके इनके प्रति सर्वथा अपन को दैन्य, इनके अपनो सौभाग्य ये क्या कम है कि अपन इनके घर में जाकर के और इनके कंपाउंड में होके लौट आए? क्या कम भाग्य? इनके घर में प्रवेश मिल सके, अपन को अपन वार्ता पढ़ सके, क्या ये कम सौभाग्य? नहीं मिले, नहीं मिले, इनसे मुलाकात नहीं भाई, नहीं मीनिंग समझ में आया, मीनिंग समझ में नहीं आया। पर इनने अपने घर में प्रवेश करने तक की तो छूट अपन को कृपा करी ना कि अपन इनके घर में जाएं। ये कृपा क्या कम आती? तुम वल्लभ कृपा तक पहुंच गए और तुमने यहाँ नमन कियो श्री दादाजी के कारण, ये क्या कम भयो तुम? क्या तुम्हारो कम सौभाग्य? अगर हम या कुछ श्री दादाजी के स्थान के रिलेशन में समझें तो क्या कम सौभाग्य थोड़ी भयो? नॉट नेसेसरी। तो या रिलेशन में जब अपन समझने को प्रयास करेंगे, अब देखो चलें अपन, ताकि समय अतिकाल नहीं होने लगे, एक वार्ता कम से कम पूरी हो। हाँ अपूर्व तो वो वास्तव में मैंने जैसे पेंटिंग को, अब जैसे पेंटिंग के अलावा आप म्यूज़िक को सुनो, म्यूज़िक में भी जो म्यूज़िक के मूवमेंट्स हैं, अगर उनको पढ़नो अपन को नहीं आवे तो આપણને એટલું લાગે કે કંઈક મધુર સ્વર આવે છે, પણ જે સંગીતના નિષ્ણાતોને જે તરંગો ઉઠશે અને જે અનુભૂતિ થશે એ અનુભૂતિથી આપણે વંચિત રહી જઈશું. ક્વાઇટ ઓબ્વિયસ. ખ્યાલ આવ્યો कि नहीं? मेरे बड़े दादा आज्ञा कियो करते कि सुरेश कलकत्ता में, मैं तो कलकत्ता नहीं गया अभी तक, वो कह रहे कि कलकत्ता को ऑडियंस इतना ज़्यादा संगीत को परिपक्व आवे कि अपन कोई गलत सम या ताल पे या वाकई मूवमेंट पे अपन अपना माथो हिला दे ना, तो अगर 15 वर्ष को लड़का भी पास बैठे होगा तो हाथ पकड़ लेगो कि ना आप तो नहीं आता हो तो पीछे बैठिए. ये मुझको बड़े दादा आज्ञा कियो करते. तो वही समझ और समझ की परिपक्वता अपने अंदर होनी चाहिए कि अपन या संगीत की कोई एक विशिष्ट रचना या कोई राग का मूवमेंट या पेंटिंग को बाकी सारी सूक्ष्मता से पढ़ना सीख सकें.
करके मैंने ये बात आपको समझाई कि अगर ऐसे सुनहरे सपने इनको समझने की भाषा उनकी नहीं समझ में आती हो तो कोई कुशल चितेरे के पास बैठ के ये भाषा सीखनी चाहिए। ख्याल आया कि नहीं? श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी, तीनों बेर कृष्णदास संग रहे। अब या कि थोड़ी मूवमेंट पे अपन ध्यान देना। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने 3 बेर परिक्रमा पृथ्वी परिक्रमा करी, तब कृष्णदास संग रहे, ऐसा बोलेंगे ना तो फोर्स चलो जाएगा, वो फोर्स चलो जाएगा। बाकी भाषा का जो भाषा अपना एक वजन जो क्रिएट करे ना, वो वजन। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी, फुल स्टॉप, एक बात पूरी हो गई। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। अब वो वाको वजन घूम के आयो, तीनों बेर कृष्णदास संगते। दैट मीन्स पहला सेंटेंस ये नहीं खोल रहे हो कि कितनी बार घूमे श्री महाप्रभु, कितनी बार परिक्रमा करी, भारत परिक्रमा यानी पृथ्वी की परिक्रमा, और भारत को वहाँ भारतवर्ष की जितनी सीमा है वहाँ को पृथ्वी कहे जा रहे हो, वो 3 बार करी, वो भी समझ में आ रहे हो। और तीनों बेर कृष्णदास संगाते। भाषा के मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान दो ना, खूबसूरती से आए। जैसे काव्य में, जैसे कभी तो कुछ शेर को मॉडिफाई करके भेजूं मैं, क्यों? कहीं या तो बहर में नहीं बैठे हो, छंद में नहीं बैठ रहे हो वो, या वहाँ की मूवमेंट में जो दम आनी चाहिए वो बाहर कैरी नहीं कर रहे हो, वो जरा सा जब हेर फेर हो गए बाहर आ गए वहाँ में। एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब जो काव्य और कला से शून्य हो, इन दैट सेंस नॉट कोई पंडित होना जरूरी है, सेंसिटिविटी होना जरूरी है, संवेदनशीलता तुम सब में है। मैंने कही ना, ये तो तुमको कुछ बेवकूफ़ बनने में, उल्लू बनने में आनंद आवे अपन को, और कुछ लोग उल्लू बनाने के एक्सपर्ट हों, वो अपने अंदर वो क्षमता जागृत कर दें। यानी कोई एक व्यक्ति कुकिंग क्लास चलावे और कोई सैकड़न व्यक्ति वह कुकिंग क्लास को अटेंड करे, वो सारी खूबियां तुम में भी हैं, पर वो बात इतनी है कि तुमने अपनी रचनात्मकता की कड़ी जोड़ना सीखा नहीं है, वह को इवोक नहीं किया है। दैट्स दी ओनली डिफरेंस। वह के क्या है, सहस्त्र हाथ हैं, 10-5 हाथ हैं कि 10 हाथ सु कर रही है वो महिला भी 2 ही हाथ सु कर रही है ना, अपन को भी 2 हाथ मिले भाई रीजनेबली, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है ना, पर नहीं आवे वो बात। बस वो बात है कि वो रचनात्मकता आ रही है कि नहीं अपने अंदर। प्रथम परिक्रमा में बद्री नारायण के परली और किरणी नाम पर्वत हैं, तहाँ ते एक बड़ी शिला गिरी। सो कृष्णदास मेघन ने हाथ सो थांभी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भय, सो अलौकिक फल देते, परंतु परीक्षा देखन अर्थ कृष्णदास सो कहो जो तू मांगे कहा मांगत है। तब कृष्णदास 3 वस्तु मांगे, मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होए, मुखरता दोष जाए, और मेरे गुरु के घर पधारो और उनको अंगीकार करो। तामे 2 ही वस्तु दीनी, गुरु के घर पधारवे की नाही कीनी। अब ये सारी शॉर्ट स्क्रिप्ट को तुम देखो ना, तो अपने आप में छोटे छोटे वाक्य, ये सब पावर पैक्ड वाक्य हैं जो डे 1 से मैं कहता आ रहे हूँ तुमको। अब यह बात को कह के अब वो वहाँ एक इंस्टेंस पूरा बैकड्रॉप पूरा कट हो गया। अब नेक्स्ट मूवमेंट शुरू भाई, बहुरी। तो वो खूबसूरत, वो एक फील करने की चीज़ है। इन चीज़न को फील नहीं करे ना, मज़ा ही नहीं आवे। अपन इन शब्दन को पढ़ते रहें, हर बार पढ़ें, और हर बार ये अपने अंदर कुछ गुदगुदाने लगे। मेरे गुरुदेव के एक मित्र हते मध्वाचार्य, जैसे अपने यहाँ 7 और एक प्रधान स्थान है नाथद्वारा को, ऐसे ही उनके यहाँ भी 8 पीठ हैं, और 8 पीठ में प्रत्येक 2 वर्ष के लिए एक मध्वाचार्य को वहाँ नंबर आवे कि उनकी प्रधान पीठ पे पूरा संचालन करनो, और 8 वर्ष के 16 वर्ष के दरमियान, यानी वो 14 वर्ष के दरमियान जो उनने अपने शिष्य वर्ग से प्राप्त कियो हो, वहाँ को सबको विनियोग वहाँ कर देना।
ये उनके यहाँ की परंपरा का वो है। तो एक मध्वाचार्य जो हते वो बाय टेम्परामेंट बहुत ही हाईली डेवलप्ड व्यक्ति हते, पर समहाउ वो आचार्य के टेम्परामेंट में नहीं ढल सके थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट हते वो। फिर एक पॉइंट पे जाके, वो पूरी कहानी में नहीं जा रहे हूँ, एक पॉइंट पे जाके उनने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दियो और ऑर्डिनरी पेंटर बन गए। मतलब ऑर्डिनरी अपनी पेंटिंग की रचना, और बहुत बड़े पेंटर प्रसिद्ध भाई। उनने मेरे गुरुदेव को एक पेंटिंग भेंट करी थी। वाकू अपन देखें ऑयल पेंट हती, छोटा मिनिएचर हती। तो वो कैनवास अगर देखें ना तो अपन को लगता है कि हौच पौच सब बहुत सारे कलर खिचड़ी करके और वहाँ में खाली चुप लगा दिए हैं वाकू। ये मैं अपनी अनुभूति अब कह रहे हूँ पर्सनल। वाकू 5, 7, 10 मिनट अपन ग्रेजुअली रीड करने लगे तो वो उनने अपने एक बहुत ही त्रासपूर्ण संत्रस्त होके उनको जो एक अनुभूति भाई, जीवंत कोई मनुष्य की खोपड़ी के खिलने की, स्कल के, और वहाँ में से सब रक्त और इत्यादि के बहने की, और ऐसी सब बड़ी बीभत्स उनको जो एक अनुभूति भाई थी, वाकू उनने वहाँ पे चित्रण किया था। बेसिकली कुछ दिखाई नहीं देता था, यूँ ही लगता था कि पूरे पैच वर्क है ये कलर को। एक 10 मिनट के बाद वाकू गौर से देखने दे तो वो पेंटिंग अनफोल्ड होने शुरू होती है। अनफोल्ड यानी खुलना। वो धीरे धीरे खुलती भाई। वो ये मेरी पर्सनल अनुभूति कह रहा हूँ मैं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो 10-15 मिनट में वो पूरी स्कल दिखने लगती और खदबद आती, वो जैसे टूटती भाई, और वहाँ में सु रक्त निकलता भयो। स्थिति ये होती, बिलीव मी, पहली बार जब मैंने वहाँ को कॉन्सेंट्रेशन से 10-15 मिनट मैंने वह पेंटिंग को रीड किया, मैं घबरा के मैंने आँख हटा ली नहीं वहाँ में से। इट वॉज ए हॉरिफिक एक्सपीरियंस। आज भी मैं तुमको कह रहा हूँ, वो मोमेंट्स मेरे को आज भी मेरे याद आ रहे हैं। इतनी भयावह वाकई अंदर वो पूरी स्क्रिप्ट जो है अनफोल्ड होती थी। तो हर पेंटिंग को, कोई भी पेंटिंग को, एक तो इन ए डे कभी नहीं पेंटिंग कोई समझ में आवे, अच्छा एक ड्यूरेशन चाहिए, पर यूजुअली जब तक अपन एक पेंटिंग को 2-2.5 घंटा नहीं दें तब तक वाकई स्क्रिप्ट अपन को अनफोल्ड होना नहीं शुरू होए। फ्रांस के ओरिजिनल मास्टर्स की कुछ 80 पेंटिंग्स एक बार दिल्ली में आई थी। ये 68-69 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो 69-70 में मैं वहाँ देखने गया तो 8 दिन रुके तो मैं। सवेरे म्यूज़ियम वो एग्ज़िबिट जो है, एग्ज़िबिशन 8 बजे शुरू होती और शाम को 8 बजे बंद होती। मैं एंटायर एक आधा घंटा बाहर आकर के खाली थोड़ा स्वल्पाहार करतो, बाकी एंटायर 12 घंटा मैं वहाँ व्यतीत करता हूँ। वो 8 दिन में मैं कुल मिला करके लगभग 20-22 पेंटिंग्स को थोड़ा समझ पाया। ये अगेन मेरी एक पर्सनल अपनी बात कह रहा हूँ, या मैं अपना कोई बड़प्पन नहीं समझा रहा हूँ, ये मैं अपनी खुद की एक जीवन का एक हिस्सा कह रहा हूँ। वो 20-22 पेंटिंगन को मैं मात्र समझ पाया, एंटायर पेंटिंग्स को मैं नहीं जस्टिफिकेशन दे सको। और वो भी जो जितना मैं समझ पाया उतना अपने एक समझ के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक पेंटिंग को कम से कम 20 दिन महीना भर चाहिए एक पेंटिंग को समझने के लिए। विद दिस बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के साथ अपन चलेंगे ना तो इनकी ये खूबसूरती, इनके जो स्ट्रोक्स हैं, जैसे कहीं कोई जगह जाके पेंटिंग को देखते देखते कोई एक ब्रश के स्ट्रोक पे अपन रुक गए कि वो स्ट्रोक में क्या ढंग से वो स्ट्रोक लगाया गया है, क्या ढंग से हमें कितना स्ट्रोक में हमें क्या, यानी हमें स्ट्रेंथ कितनी है, क्या स्ट्रेंथ से वो स्ट्रोक दिया गया है, वो स्ट्रोक जो एक पर्टिकुलर ब्रश का स्ट्रोक क्या मीनिंग निकाल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही बहुरी, ये बहुरी शब्द पे भी अपने को वो स्ट्रोक समझ में आना चाहिए कि स्ट्रोक कहाँ दे रहे हो। ख्याल है ना। बहुरी श्री आचार्य जी श्री बद्रिकाश्रम थे, आगे व्यास जी की गुफा में पधारे, सो तहाँ जीव की गम्य नाही। अब ये छोटे से सेंटेंस को तुम समझ के देखो। अब यहाँ में भावला वेड़ा से अपन माथो हिला देंगे पर वो को मीनिंग घटित नहीं होएगा। बात ये समझाई जा रही है पूरी के पूरे या प्रसंग में या कैनवास के जो पेंटिंग विद इन दी पेंटिंग है, या कैनवास में ये बात समझाई जा रही है कि सो तहाँ जीव की गम्य नाही। अब व्यास जी को साक्षात्कार होनो, अब व्यास जो हैं
उनको समय देश काल कहाँ હતો, श्री महाप्रभु को देश काल कहाँ હતો, उन दोनों के अंदर बीच में मिलनो और मिलने के बाद जो कुछ भी कथानक घटित हो रहे हो, श्री व्यास को महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमने जो भगवत लीला प्रकट करी है वह भगवत लीला में खास करके भ्रमर गीत के प्रसंग में कुछ रह गया है। वहाँ श्री व्यास वह को ऐड कर रहे हैं जो बाहर की ग्रंथ यानी आज जो छपे हुए ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के उनमें नहीं मिल रही है वो पंक्ति श्री महाप्रभु के आगे कह रहे हैं। और श्री महाप्रभु वह पंक्ति पे ऑलरेडी श्री महाप्रभु ने जो व्याख्यान कह दिया है वो बता रहे हैं। अब ये सारी चीज बुद्धिगम्य नहीं है करके पहले वो आगाह कर दे रहे हैं कि देखो ये मनुष्य की बुद्धि से समझने वाली बातें नहीं हैं करके तुम याकू बुद्धि सु तर्क सु समझने को प्रयास मत करियो तो सो तहां जीव को गम्य नहीं। बड़ा पावरफुल स्ट्रोक है, छोटा सा वाक्य। तुम्हारी मनुष्य की गति नहीं है, यानी याकू जब तक समझने को पूरा मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो तब तक प्रयास मत करियो, क्योंकि ये सारी अलौकिक घटना है। मनुष्य सु नहीं मिल रहे हो, ईश्वर अवतार सु मिल रहे हो। या बात को वहां आगाह कर दे रहे करके कह रहे हैं कि तहां जीव की गम्य नाही। ताते कृष्णदास तो श्री आचार्य जी ने कहो जो तू ठाड़ो रही हो। ख्याल है ना। अब यही बात को ये पढ़े अपन। सो कृष्णदास तो श्री आचार्य जी ने कहो जो तू ठाड़ो रही हो सो तहां जीव की गम्य नाही। अब ऐसा ऑर्डर बदल देंगे ना पूरा फोर्स खत्म हो जाएगा, पूरा फोर्स खत्म हो जाएगा। जब श्री आचार्य जी आगे को पधारे तब वेद व्यास जी सामने ही आए। तहां जीव की गम्य नाही। ध्यान रखियो वो पंक्ति अपने माथे में चोट बराबर कहती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घट रही है ये घटना में ये बुद्धिगम्य विषय नहीं है। यानी ये ज्यादा यहाँ पे बहुत अपनी बुद्धि से समझने को प्रयास मत करियो। सो श्री आचार्य जी को पधराए के अपने धाम ले गए। सो श्री आचार्य जी को पधराए के अपने धाम ले गए। पाछे वेद व्यास जी ने श्री आचार्य जी से कहो जो तुमने श्रीमद् भागवत की टीका करी है सो मुझ को सुनाओ। तब श्री आचार्य जी युगल गीत के अध्याय को एक श्लोक कहो। सो श्लोक वाम बाहुकृत वाम कपोल इत्यादि या श्लोक को व्याख्यान किया सो 3 दिवस में संपूर्ण भयो। सो जीव की गम्य नहीं। तब वेद व्यास जी ने कहा ये क्या इन स्ट्रोक्स को अपन बराबर मूव करेंगे ना। आज के बाद या वार्ता को तुम पढ़ोगे ना तुम्हारी अनुभूति बदल जाएगी। देखियो, क्योंकि मेरी बात कहीं ना कहीं तुमको याद आएगी कि सो जीव की गम्य नहीं, वो स्ट्राइक करेगी तुम। सो 3 दिवस में संपूर्ण भयो। तब वेद व्यास जी ने कहो जो मैं यह व्याख्यान की अवधारणा नहीं कर सकत ताते अब क्षमा करो। अब देखो ये पॉइंट वो है कि जहां अपन को श्री महाप्रभु के स्वयं के जो भूतलकालीन क्रीड़ा है वाकई संगति कहीं ना कहीं ढूंढनी चाहिए। और या पॉइंट पे एक बात और समझाऊंगा कि षोडश ग्रंथ तुम्हारे तैयार होने चाहिए। यानी षोडश ग्रंथ को श्लोकन को अर्थ समझ के भी पाठ निरंतर कियो करो। बिना षोडश ग्रंथ के और श्री महाप्रभु के जो जामे श्री महाप्रभु के उनके